गुड इवनिंग। गुड इवनिंग स्टूडेंट। टारगेट नर्सिंग कोचिंग क्लासेस इंदौर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम कुछ क्वेश्चन को डील करने वाले हैं जो कि आगामी आने वाले आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं टाइम न लगाकर, क्योंकि वैसे ही टाइम की कमी है। ठीक है, हाँ। तो पहला क्वेश्चन है द पीरियड ऑफ 12th 5 ईयर प्लान ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज। यहाँ पर पूछा गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 12th 5 ईयर प्लान कौन सा है, 12th 5 ईयर प्लान कौन सा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ठीक है ना। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो हर पंचवर्षीय प्लान आते हैं। कौन से आते हैं? हर पंचवर्षीय योजना आती है। कौन सी आती है? हर पंचवर्षीय योजना। क्या आती है? हर पंचवर्षीय क्या आती है? योजना आती है। इसी को हम क्या बोलते हैं? 5 ईयर प्लान। क्या बोलते हैं इसी को? 5 ईयर प्लान बोलते हैं। ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसको? 5 ईयर प्लान बोलते हैं। और अगर हम बात करें कि लास्ट 5 ईयर प्लान जो आया था वो आया था 2012 से लेकर के 2017। कौन सा आया था? 2012 से 2017 के अंदर लास्ट 5 ईयर प्लान जो है वो ये आया था। ठीक है ना। हाँ, अगर इसके 12th में किसकी बात करें, 12th में अगर 5 ईयर प्लान आया था तो कौन सा आया था? 2012 से 2017। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि इससे पहले, ठीक है ना, ये तो 12th में है। कौन सा प्रोग्राम है? 12th प्रोग्राम कौन सा है? 12th में पंचवर्षीय योजना जो गवर्नमेंट की थी वो ये थी 2012 से 2017। और बात करें इसके अलावा 2007 से लेकर के, दूसरी बात करें 2007 से लेकर के 2012, किसकी बात करें? 2007 से 2012 के अंदर 11वीं पंचवर्षीय योजना आई थी। और 2002 से लेकर के 2007, किसकी बात? 2002 से लेकर के 2007 में जो आई थी वो 10th पंचवर्षीय योजना गवर्नमेंट की आई थी। ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम बात करें और यहाँ पर हमारा अगर आंसर रहने वाला है तो वो आंसर है हमारा बी। कौन सा आंसर है? बी, कि 12th 5 ईयर प्लान जो गवर्नमेंट की योजना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पंचवर्षीय प्लान, वो 12th में कौन सा था? तो जवाब कौन सा जाएगा हमारा? 2012 से 2017। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए 30 ईयर ओल्ड प्रेग्नेंट वुमन। समझ लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना। 30 ईयर ओल्ड प्रेग्नेंट वुमन है, इज डायग्नोस्ड विद पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। एक फीमेल है जो एक तो कितनी साल की है? 30 ईयर की। कितनी ईयर की है? 30 ईयर की फीमेल है, प्रेग्नेंट है। क्या है? प्रेग्नेंट है। और डायग्नोस क्या हुआ है उसको? टीबी डायग्नोस हुआ है। ठीक है ना। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी ट्यूबरक्लोसिस। अब उसको टीबी के अंदर कौन सी ईटीटी ड्रग, एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग शुड नॉट बी गिवन, कौन सी नहीं देंगे? ठीक है ना। एक 30 ईयर की फीमेल है जो प्रेग्नेंट है, उसको क्या है? टीबी डिटेक्ट हुआ है। तो टीबी में अब फीमेल को हम कौन सी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग नहीं देंगे, क्वेश्चन ने पूछा है। पहला है आईएनएच, दूसरा है रिफाम्पिसिन, तीसरा है स्ट्रेप्टोमाइसिन, चौथा है एथाम्बुटोल। ठीक है ना। अब हम यहाँ पर समझते हैं, हर एक ड्रग के बारे में समझते हैं कि कौन कौन सी ड्रग है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं किसके बारे में, आईएनएच के बारे में बात करूं। किसके बारे में बात करूं? आईएनएच के बारे में अगर बात करूं तो इसको हम बोलते हैं आइसोनियाजिड। क्या बोलते हैं इसको? आइसोनियाजिड ड्रग बोलते हैं। ठीक है ना। हाँ, आइसोनियाजिड जो ड्रग है ये अगर कोई पेशेंट है, देखो आइसोनियाजिड के बारे में अगर मैं बताऊं तो आइसोनियाजिड ड्रग ऑफ चॉइस होती है। क्या होती है? ड्रग ऑफ चॉइस होती है उस पेशेंट के अंदर कि वो पेशेंट जो है क्या है? एचआईवी का पेशेंट है। किसका पेशेंट है? एचआईवी का पेशेंट है। और उसको क्या होने का चांसेस है? टीबी होने का चांसेस है। क्या है? एचआईवी का पेशेंट है और उसको क्या हो सकता है? टीबी हो सकती है। ठीक है ना। तो उस टीबी से बचाने के लिए एज ए प्रोफाइलेक्सिस, उस टीबी से बचाने के लिए क्या करेंगे हम? एज ए प्रोफाइलेक्सिस क्या यूज करेंगे? एज ए प्रोफाइलेक्सिस ड्रग ऑफ चॉइस देते हैं। किसको हम? आईएनएच को। किसको देते हैं हम? आईएनएच को क्या देते हैं हम? ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में देते हैं। पहली बार, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसने एटीटी ड्रग के बारे में पूछा नहीं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। ठीक है ना। और हम आईएनएच की अगर मैं और बताऊं आईएनएच के बारे में कि आईएनएच क्या है, ठीक है ना। तो आईएनएच क्या करता है? एक विटामिन होती है जिसका नाम है पायरिडॉक्सिन। एक विटामिन है जिसका नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन कौन सा विटामिन है? विटामिन B6। और विटामिन B6 के लेवल को क्या कर देती है? ये कम कर देती है। विटामिन B6 के लेवल को क्या करती है? कम करती है। और जब भी आइसोनियाजिड देंगे तो किसके लेवल को कम करेगी?
विटामिन B6 के लेवल को कम करेगी। और जब भी विटामिन B6 का लेवल कम होगा तो हमें देखने को मिलता है टिंगलिंग सेंसेशन। क्या देखने को मिलता है? टिंगलिंग सेंसेशन हमें देखने को मिलता है, ठीक है ना। और हम बोल सकते हैं पेरीफेरल न्यूरोपैथी। क्या बोल सकते हैं? पेरीफेरल न्यूरोपैथी। क्या देखने को मिल सकता है हमें? पेरीफेरल न्यूरोपैथी। ये जो है हमें देखने को मिल सकता है, किसकी वजह से? अब देखो, टिंगलिंग सेंसेशन है, पेरीफेरल न्यूरोपैथी किसकी कमी की वजह से देखने को मिलता है हमें? पायरिडॉक्सिन विटामिन B6 की कमी की वजह से देखने को मिलता है। अब B6 की कमी किसकी वजह से होती है? जब हम पेशेंट को क्या दे रहे हैं? आइसोनियाजिड दे रहे हैं, ठीक है ना। और जब आइसोनियाजिड देंगे तो अब यहाँ पर सजेस्ट किया जाता है कि जिस पेशेंट को क्या दे रही हो? आइसोनियाजिड चल रही हो, INH चल रही है, उस पेशेंट को साथ में हम क्या देते हैं? विटामिन B6 देते हैं, ताकि विटामिन B6 की कमी ना हो और उसके जो कॉम्प्लिकेशन है, टिंगलिंग सेंसेशन है, पेरीफेरल क्या देखने को मिलता है? पेरीफेरल न्यूरोपैथी जो देखने को मिलती है, ये सब चीजें पेशेंट को देखने को नहीं मिले। ये तो हमने बात की किसके बारे में? आइसोनियाजिड के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं रिफाम्पिसिन। किसके बारे में बात करते हैं? रिफाम्पिसिन के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। हाँ, रिफाम्पिसिन की अगर मैं बात करूं तो टीबी की हम बात कर रहे हैं, तो याद रखना। अब हम बात करते हैं किसके बारे में? रिफाम्पिसिन के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? रिफाम्पिसिन के बारे में अगर हम बात करें तो ड्रग ऑफ चॉइस होती है किसके अंदर? टीबी पेशेंट के अंदर। किसके अंदर? टीबी पेशेंट के अंदर। जो भी टीबी वाला पेशेंट है उस पेशेंट के लिए ड्रग ऑफ चॉइस होती है क्या? रिफाम्पिसिन। अगर हम कोई भी टीबी कोई प्रेग्नेंट फीमेल है और उस प्रेग्नेंट फीमेल को क्या हुआ है? टीबी हुआ है, तो उसके अंदर ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगी? क्या रहेगी? रिफाम्पिसिन, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी और बात करते हैं, इसके कॉम्प्लिकेशन के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करें? इसके कॉम्प्लिकेशन के बारे में अगर हम बात करें, रिफाम्पिसिन के कॉम्प्लिकेशन के बारे में बात करें तो ये क्या कर देती है? ये यूरिन एंड बॉडी के जो कलर हैं, यूरिन और बॉडी के जो सीक्रेशन है उनको येलो कलर का कर देती है। क्या कर देती है? सीक्रेशन को क्या कर देती है? येलो कलर का कर देती है। तो एक स्टाफ नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जिस भी पेशेंट को क्या दिया जाए? रिफाम्पिसिन दिया जाए। क्या दिया जाए? रिफाम्पिसिन की टैबलेट दिया जाए। उसको बोला जाएगा कि इसके बाद टैबलेट को लेने के बाद आपको क्या है? यूरिन का कलर चेंज देखने को मिल सकता है, जो क्या है? एक कॉमन सिम्टम है। क्या है? कॉमन सिम्टम है। इसके बारे में उस पेशेंट को हमें क्या करना है? पहले ही बता देना है। तो रिफाम्पिसिन तो क्या करते हैं? हम टीबी वाले पेशेंट को देते हैं, ठीक है ना। हाँ, और मोस्ट इफेक्टिव ड्रग है रिफाम्पिसिन। क्या है? ये क्या होती है? मोस्ट इफेक्टिव ड्रग होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करूं मैं, और अगर मैं बात करूं सभी जो एटीटी की ड्रग होती है, देखो सभी क्वेश्चन जो बनेंगे मैं आपको बताऊंगा। ऑल एटीटी जो ड्रग होती है, ठीक है ना, कौन से रूट से दी जाती हैं? ऑरल रूट से दी जाती हैं। कौन से रूट से दी जाती हैं? ऑरल रूट से दी जाती हैं। एक्सेप्ट किसके? स्ट्रेप्टोमाइसिन। किसके? स्ट्रेप्टोमाइसिन के। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो ड्रग है वो क्या है? ऑरल रूट से नहीं दी जाती है। वो कौन से रूट से दी जाती है? IM रूट से दी जाती है, ठीक है ना। तो और ऑरल रूट से दी जाती है, स्ट्रेप्टोमाइसिन ऑरल रूट से नहीं दी जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम किसके बारे में? स्ट्रेप्टोमाइसिन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। किसके बारे में बात करते हैं? स्ट्रेप्टोमाइसिन के बारे में बात करते हैं। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन जो ड्रग है, ठीक है ना, एक तो क्या है? ये क्या करती है? प्रेगनेंसी में, किसकी बात करें हम? प्रेगनेंसी के अंदर क्या रहती है? ये कॉन्ट्रा इंडिकेट रहती है। क्या रहती है? प्रेगनेंसी के अंदर स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या होती है? कॉन्ट्रा इंडिकेट होती है। तो प्रेगनेंसी में हम स्ट्रेप्टोमाइसिन को नहीं देते हैं। कारण क्या है इसका? इसका कारण है कि ये क्या करती है? टेरेटोजेनिक इफेक्ट कॉज करती है। क्या करती है? टेरेटोजेनिक इफेक्ट क्या करती है? ये कॉज करती है, ठीक है ना। और टेरेटोजेनिक इफेक्ट कौन सा कॉज करती है? कि ये क्या करती है? एर्थ क्रेनियन नर्व को क्या करती है? डैमेज करती है। क्या किसको? एर्थ क्रेनियन नर्व, जो वेस्टिबुलो कोक्लियर जो नर्व है उसको क्या करती है? ये डैमेज करती है, जिसकी वजह से बच्चे के अंदर जो है वो क्या देखने को मिलेगा? टेरेटोजेनिक इफेक्ट देखने को मिल सकता है। तो अगर आपने प्रेगनेंसी में प्रेग्नेंट फीमेल को अगर आपने स्ट्रेप्टोमाइसिन की टैबलेट दी है तो बच्चे के अंदर क्या करेगी? वो टेरेटोजेनिक इफेक्ट कॉज करेगी और उसकी एर्थ क्रेनियन नर्व को डैमेज करेगी, जिसकी वजह से बच्चे के अंदर हियरिंग लॉस देखने को मिल सकता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं एथाम्बुटोल। किसके बारे में बात करते हैं हम? एथाम्बुटोल के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। ऑल जो एटीटी की ड्रग है, देखो ये ऑल एटीटी की जो ड्रग है सब क्या होती है? बैक्टीरियोसिडाल ड्रग है। ऑल एटीटी ड्रग, देखो यहां पर लिख देता हूं मैं, ऑल एटीटी ड्रग जो होती है, ऑल एटीटी ड्रग होती है क्या होती है? बैक्टीरियोसिडाल होती है। क्या होती है? बैक्टीरियोसिडाल ड्रग है। एक्सेप्ट किसको छोड़ करके? ये क्या होती है? बैक्टीरियोस्टेटिक ड्रग है। कौन सी ड्रग है? बैक्टीरियोस्टेटिक ड्रग होती है। कौन सी? एथाम्बुटोल, ठीक है। अच्छा
एथाम्बुटोल के अगर कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो एथाम्बुटोल क्या करती है, तो एथाम्बुटोल के बारे में अगर हम बताएं तो ये क्या करती है, ऑप्टिक नर्व को डैमेज करती है। क्या करती है ये, ऑप्टिक नर्व जो है उसको क्या कर देती है, डैमेज करती है, ठीक है ना। और ऑप्टिक नर्व को डैमेज करने की वजह से यहाँ पर कलर का जो विजन है, ठीक है ना, कलर विजन में क्या देखने को मिलती है, प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो अगर कोई पेशेंट है लंबे टाइम से एथाम्बुटोल ले रहा है तो उसको ऑप्टिक नर्व डैमेज हो सकती है और कलर विजन में उसको प्रॉब्लम हो सकती है। तो सभी के बारे में आपको मैंने बताया है। अगर हम इसी तरीके से और बात करें तो ये ड्रग दी जा रही है वो टीबी वाले पेशेंट में दी जा रही है, ठीक है ना। टीबी और बात करें हम टीबी की, अगर हम बात करें तो टीबी की, देखो ये क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन बनते हैं। टीबी की खोज किसने की थी, रॉबर्ट कोच ने। किसने की थी, रॉबर्ट कोच ने जो है वो टीबी की खोज की थी। निश्चय दिवस के रूप में हम मनाते हैं, किस दिवस के रूप में मनाते हैं, निश्चय दिवस के रूप में क्या करते हैं, हम टीबी डे को मनाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि एक फीमेल है, प्रेग्नेंट फीमेल है, जिसको क्या डिटेक्ट हुआ है, टीबी डिटेक्ट हुआ है, तो ड्रग शुड नॉट बी, कौन सी ड्रग नहीं देंगे, तो हमने लिखा है स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो पेशेंट को नहीं देते हैं। कौन सी नहीं देते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन नहीं देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या करती है, ट्रेटोजेनिक इफेक्ट जो है वो क्या करती है, कॉज करती है, ठीक है ना। उसके अलावा रिफाम्पिसिन तो ड्रग ऑफ चॉइस होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आंसर रहने वाला है हमारा, वो आंसर रहने वाला है स्ट्रेप्टोमाइसिन। क्या आंसर रहने वाला है, स्ट्रेप्टोमाइसिन यहाँ पर हमारा आंसर रहने वाला है। उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आपको यहाँ से मिलेंगे। आप कॉपी पेन ले लीजिए और सबको नोट करते जाइए, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, आपके लिए ही तैयार किए गए हैं। ए प्री टर्म यूनिट एडमिटेड टू दी न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट। ए प्री टर्म यूनिट है, कैसा है, प्री टर्म यूनिट है। पता होना चाहिए कितना वीक से पहले बच्चा पैदा हुआ है, 37 वीक से पहले बच्चे की क्या हो गई है, डिलीवरी हो गई है, उसी को क्या बोलते हैं, प्री टर्म यूनिट बोलते हैं। एडमिटेड टू दी एडमिट हुआ है हॉस्पिटल के अंदर, कौन सी केयर में, एनआईसीयू के अंदर। किसके अंदर, एनआईसीयू के अंदर। हैज ए मसल्स ट्विचिंग, और उसके अंदर क्या देखने को मिल सकता है, क्या देखने को मिल रहा है, मसल्स ट्विचिंग देखने को मिल रही है, सीजर्स देखने को मिल रहे हैं, साइनोसिस देखने को मिल रहा है, एबनॉर्मल रेस्पिरेशन देखने को मिल रहा है, शॉर्ट श्रिल क्राई देखने को मिल रहा है। व्हाट कॉम्प्लिकेशन टू बी सस्पेक्टेड। अब यहाँ पर ये जो सब चीजें हैं उस बच्चे के अंदर जो अभी एनआईसीयू के अंदर एडमिट हुआ है, प्री टर्म बेबी है, उसके अंदर इन सब के अंदर से कौन सी, इनमें से कौन सी ऐसी डिजीज है जिसके अंदर बच्चों को ये सब प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं। एक एक को हम समझते हैं। पहला लिखा है ब्रेकियल पाल्सी, दूसरा बात करते हैं डिसलोकेटेड हिप, तीसरा हो इंट्राक्रेनियल हेमरेज, और चौथा है फ्रैक्चर हिप, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रेकियल पाल्सी। देखो सभी क्वेश्चनों का हम क्लियर कर रहे हैं यहाँ पर कि क्या बताया गया है, ठीक है ना। हाँ, ब्रेकियल पाल्सी की अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो ब्रेकियल पाल्सी जो होती है वो होती है ब्रेकियल प्लेक्सेस के, किसके, ब्रेकियल प्लेक्सेस। ब्रेकियल प्लेक्सेस जो होते हैं उसके डैमेज होने की वजह से क्या होती है, ब्रेकियल पाल्सी होती है। ब्रेकियल प्लेक्सेस कहां पर होता है, तो अगर मैं बात करूं ब्रेकियल प्लेक्सेस की बात करूं तो C5 से लेकर के T1, कहां तक, C5 से लेकर के T1 जो होता है उसको क्या बोलते हैं, ब्रेकियल प्लेक्सेस बोलते हैं, ठीक है ना। और अगर वहां पर कोई इंजरी होती है जिसकी वजह से क्या हो सकता है, ब्रेकियल पाल्सी, ठीक है ना। अगर मैं इसके बारे में और बात करूं, अगर मैं इसके बारे में ब्रेकियल पाल्सी के बारे में अगर मैं और बात करूं यहाँ पर, तो अगर C5 और C6, देखो ब्रेकियल प्लेक्सेस के अंदर, और आपने देखा होगा कि यहाँ पर और देखने को मिल सकता है, अगर ये ब्रेकियल प्लेक्सेस है, देखो, और मैं बता रहा हूँ ब्रेकियल प्लेक्सेस कहां से होता है, C5 से लेकर के T1, C5, C6, C7, C8 और T1, ठीक है ना। ये जो नर्व है, अगर यहाँ इसका जो एक गुच्छा बनता है, प्लेक्सेस किसको बोलते हैं, नर्व के गुच्छे को, तो ये जो नर्व का गुच्छा बनता है उसको क्या बोलते हैं, ब्रेकियल प्लेक्सेस बोलते हैं। और उस ब्रेकियल प्लेक्सेस की अगर कंप्लीट क्या हो जाती है, इंजरी हो जाती है, तो पैरालिसिस होता है। क्या होता है, पैरालिसिस होता है। और अगर पार्शियल होती है, क्या होती है, पार्शियल अगर होती है, ठीक है ना, तो हमें देखने को मिलता है, पार्शियल होती है तो हमें देखने को मिल सकता है, एक तो हमें देखने को मिलता है वो है पार्शियल अगर होता है तो उसके अंदर एक तो हमें कौन सी देखने को मिलती है वहां पर जिसके अंदर इंजरी होती है C5 और C6, किसके अंदर जिसके अंदर C5 और C6 जो है वहां पर उसके अंदर जो इंजरी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है ना, उसके अंदर हम बोलते हैं एरप्स पाल्सी। क्या बोलते हैं उसको, एरप्स पाल्सी। क्या बोलते हैं उसको, एरप्स पाल्सी। अगर इनकम्प्लीट इंजरी होती है तो देखो, अगर C5, किसकी बात कर रहे हैं, C5 और C6, किसकी बात कर रहे हैं हम, C5 और अगर C6 के अंदर इंजरी होती है,
हमने बोला ना C5 और C6 के अंदर इंजरी होती है तो हमें क्या देखने को मिलता है, एरब्स पाल्सी। क्या देखने को मिलता है, एरब्स पाल्सी हमें देखने को मिलेगी, ठीक है ना। और अगर इंजरी होती है, और अगर इंजरी कहां पर होती है, C6, C7, C8 और T1 पर अगर इंजरी होती है तो हमें देखने को मिल सकता है क्लम्ब के पाल्सी। कौन सी, क्लम्ब कस जो है वो पाल्सी हमें देखने को मिलती है। कौन सी देखने को मिलती है, क्लम्ब कस पाल्सी हमें देखने को मिल सकती है। C5 C6 में होता है एरब्स पाल्सी। और एरब्स पाल्सी किसको बोलते हैं, ठीक है ना। एरब्स पाल्सी को हम दूसरा नाम देते हैं, देखो यहां पर मैं समझा देता हूं। अगर C5 और C6 अगर यहाँ पर इंजरी हुई है, ये एक प्लेक्सेस है पूरा C5 से T1, C5 और C6 ओनली इंजर होते हैं तो यहाँ पर हमें देखने को मिलती है कौन सी, एरब्स पाल्सी। कौन सी पाल्सी, एरब्स पाल्सी हमें देखने को मिलेगी। और एरब्स पाल्सी को ही हम क्या बोलते हैं, इसके अंदर क्या देखने को मिलता है, हमें वेटर टिप हैंड देखने को मिलता है। आपने देखा होगा होटल के अंदर जो वेटर है या पुलिसमैन हैंड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेटर टिप हैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेटर टिप हैंड। क्या बोलते हैं, वेटर टिप हैंड, या फिर हम क्या बोलते हैं इसको, पुलिसमैन हैंड। क्या बोलते हैं, पुलिसमैन हैंड। आपने पुलिस वाले भी इस तरीके से पैसे मांगते हैं, वेटर भी इस तरीके से पैसे मांगता है, तो इस तरीके से क्या हो जाता है, जो हैंड हो जाता है उसी को क्या बोलते हैं हम, एरब्स पाल्सी बोलते हैं। और उसी का नाम है वेटर टिप हैंड भी बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पुलिसमैन हैंड भी बोलते हैं, क्योंकि पुलिस वाले भी इस तरीके से क्या करते हैं, पैसे मांगते हैं, ठीक है ना। हाँ ठीक है। दूसरी, तो अगर यहाँ पर इंजरी होती है, ब्रेकियल पाल्सी होती है, तो मसल ट्विचिंग, सीजर, साइनोसिस, एबनॉर्मल रेस्पिरेशन, ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। दूसरी बात तो ये तो हमारा आंसर गलत है। दूसरा बात, डिसलोकेटेड हिप, अगर यहाँ पर अगर हमारा जो हिप है, हिप का जो जॉइंट है, अगर ये क्या हो जाता है, डिसलोकेटेड हो जाता है, तो उसकी वजह से हमें ये सब चीजें देखने को मिलेंगी क्या, नहीं देखने को मिलती हैं। डिसलोकेटेड हिप पर हमें ये सब चीजें देखने को नहीं मिल सकती हैं। वहां पर हमें देखने को मिलेगा तो क्या देखने को मिलेगा, पेन देखने को मिलेगा। और पेन कैसा देखने को मिलेगा, सीवियर पेन देखने को मिलता है। दूसरी अगर मैं बात करूं तो वहां पर हम टेस्ट करते हैं जिसको हम बोलते हैं ऑर्थोलोनी टेस्ट। क्या बोलते हैं, ऑर्थोलोनी टेस्ट बोलते हैं। और एक टेस्ट परफॉर्म किया जाता है उसको हम बोलते हैं बार्लो टेस्ट। क्या बोलते हैं, बार्लो टेस्ट, ठीक है ना। हाँ, तो डिसलोकेटेड हिप के अंदर जो हम टेस्ट करते हैं वो करते हैं, एक करते हैं ऑर्थोलोनी टेस्ट, दूसरा बार्थलोनी टेस्ट जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं, ठीक है ना। और उस डिसलोकेटेड हिप की वजह से मसल ट्विचिंग, सीजर, साइनोसिस, एबनॉर्मलिटी, रेस्पिरेशन, ऐसा हमें देखने को नहीं मिलेगा, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट बात करते हैं इंट्राक्रेनियल हेमरेज। किसकी बात करते हैं, इंट्राक्रेनियल हेमरेज। इंट्राक्रेनियल हेमरेज की अगर हम बात करें, इंट्राक्रेनियल हेमरेज जो है किसकी बात करते हैं, इंट्राक्रेनियल हेमरेज, ठीक है ना। और इंट्राक्रेनियल हेमरेज मतलब ब्रेन के अंदर क्या हुई है, ब्लीडिंग हुई है। और मोस्ट कॉमन जो ब्लीडिंग होती है कौन सी होती है, मोस्ट कॉमन जो ब्लीडिंग होती है इंट्रावेस्कुलर ब्लीडिंग, इंट्रावेंट्रिकुलर ब्लीडिंग। कौन सी होती है, इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज। क्या होता है, IVH, वेंट्रिकल के अंदर क्या हो जाती है, हेमरेज होता है। और जब वेंट्रिकल के अंदर हेमरेज होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, वहां पर ब्लीडिंग होती है। और ब्लीडिंग की वजह से क्या होता है, वहां पर जो वेंट्रिकल है क्या होता है, ब्लीडिंग की वजह से जो वेंट्रिकल है वो क्या होता है, इरिटेशन होता है। वेंट्रिकल के अंदर क्या होता है, इरिटेशन होता है। और जब इरिटेशन होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, वहां पर साइनोसिस होता है। क्या होता है, साइनोसिस होता है। क्या होता है, साइनोसिस होता है। साइनोसिस होता है तो फिर साइनोसिस की वजह से वहां के जो न्यूरॉन है वो डैमेज होते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को क्या देखने को मिलता है। अब देखो साइनोसिस होगा तो सीजर्स देख, ब्रेन के अंदर अगर साइनोसिस होता है तो सीजर देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। साइनोसिस यहाँ पर लिखा है। और ब्रेन के अंदर ही क्या है, आपका रेस्पिरेटरी सेंटर है वो भी गड़बड़ होगा, जिसकी वजह से एबनॉर्मल रेस्पिरेशन हमें देखने को मिलेगी, शॉर्ट शरीर। तो ये सब जो प्रॉब्लम है जो इसके अंदर दी गई है वो हमें एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसके अंदर देखने को मिलती है, वो है इंट्राक्रेनियल हेमरेज। और यहाँ पर आपको याद रखना है इसके अंदर भी मोस्ट कॉमन जो होती है वो होती है इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज। कौन सा होता है, इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज होता है। क्योंकि इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज के अंदर जो वेसल्स होती हैं वो क्या होती है, प्रीमेच्योर होती हैं और बहुत ही बारीक होती हैं, तो वो बहुत जल्दी क्या हो जाती है, रप्चर हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग हमें देखने को मिलती है। फ्रैक्चर ऑफ हिप की वजह से ऐसा हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर अगर हमारा आंसर रहने वाला है तो वह हमारा आंसर है इंट्राक्रेनियल हेमरेज। क्या आंसर रहने वाला है हमारा, इंट्राक्रेनियल हेमरेज जो है वो हमारा आंसर रहने वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था एक किसके बारे में, एरब्स पाल्सी के बारे में बताया था। दूसरा क्लम्ब के पाल्सी में भूल गया था, कौन सा, क्लम्स के पाल्सी, ठीक है ना। क्लम्स के पाल्सी जो होता है इसके अंदर क्या होता है, क्लाव हैंड देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, क्लाव हैंड जो है वो देखने को मिलता है, मतलब इस तरीके का हैंड है वो इस तरीके का हैंड हो जाता है। और वो हमें देखने को मिलता है किसके अंदर, क्लम्स के पाल्सी के अंदर हमें देखने को मिलता है। और क्लम्स के पाल्सी क्या होती है, C7,
C6, C7 और C8 और T1 में अगर क्या होता है इंजरी होती है तो हमें ये सब देखने को मिलता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग एक्सेप्ट। क्या पूछा गया है? टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट के बारे में पूछा गया है। टेट्रा का मतलब होता है 4, टेट्रा का मतलब क्या होता है 4, ठीक है ना। फैलेट क्या होता है, जो साइंटिस्ट था जिसने ये दिया है, टेट्रा का मतलब होता है 4, 4 कैरेक्टराइज्ड बाय फॉलोइंग एक्सेप्ट। मतलब टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट की बात करें, किसकी बात करें? इसको हम क्या बोलते हैं? TOF बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? TOF बोलते हैं, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट। इसके अंदर 4 कंडीशंस आती हैं। कितनी कंडीशन आती है इसके अंदर? 4 कंडीशन आती हैं। कौन कौन सी? देखो टेट्रा का मतलब ही 4 होता है, तो 4 कौन कौन सी कंडीशन आती हैं? पहली कंडीशन आती है इसके अंदर, वो आती है वेंट्रिकुलर सेप्टम डिफेक्ट, BSD। पहली कौन सी आती है? BSD, वेंट्रिकुलर सेप्टम डिफेक्ट, ठीक है ना। दूसरी अगर हम बात करें तो दूसरी आती है ओवर राइडिंग ऑफ अरोटा, ओवर राइडिंग ऑफ अरोटा, ओवर राइडिंग ऑफ अरोटा आता है, ठीक है ना। तीसरी अगर मैं बात करूं तो तीसरा आता है पल्मोनरी स्टीनोसिस। तीसरी जो है वो कौन सी कंडीशन आती है? पल्मोनरी स्टीनोसिस कंडीशन आती है। चौथी अगर मैं बात करूं तो वो आती है राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। कौन सी आती है? राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी आती है। कौन सी आती है? तो ये जो 4 कंडीशन है, देखो टॉप रहेगा टेट्रोलॉजी, टेट्रा का मतलब 4 ऐसी कंडीशन जो देखने को मिलती है। पहला BSD, वेंट्रिकुलर सेप्टम डिफेक्ट, दूसरा आता है ओवर राइडिंग ऑफ अरोटा, तीसरा पल्मोनरी स्टेनोसिस, चौथा आता है राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। ये 4 कंडीशन टॉप के अंदर आती हैं और एग्जामिनर ने यही पूछा है, टेट्रोलॉजी ऑफ फॉलोड कैरेक्टर बाय फॉलोइंग 4। तो देखो यहाँ पर पहला लिखा है पहला अगर हम बात करें पल्मोनरी इनफंडिबुलर को क्या बोलते हैं? पल्मोनरी स्टीनोसिस। इसी को ही हम क्या बोलते हैं? पल्मोनरी स्टीनोसिस। क्या बोलते हैं इसको? पल्मोनरी स्टीनोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसी को? पल्मोनरी स्टीनोसिस। तो पल्मोनरी स्टीनोसिस तो यहाँ पर है। दूसरा ओवर राइडिंग ऑफ अरोटा, तो ओवर राइडिंग ऑफ अरोटा आता है। तीसरा वेंट्रिकुलर सेप्टम डिफेक्ट, तो वेंट्रिकुलर सेप्टम डिफेक्ट आता है। राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी यहाँ पर नहीं। एट्रियल सेप्टम डिफेक्ट, तो एट्रियल सेप्टम डिफेक्ट जो है वो टेट्रोलॉजी ऑफ फॉलोड के अंदर नहीं आता है और वही यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा एक्सेप्ट वाला क्वेश्चन है कि कौन सा उसके अंदर नहीं आता है। तो हमारा जो आंसर है वो रहने वाला है एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, ठीक है ना। दूसरी अगर हम बात करें, एक आता है ट्रायलॉजी। क्या आता है? ट्रायलॉजी, ठीक है ना। हाँ, और एक आता है पेंटालॉजी, ठीक है ना। हाँ, पेंटालॉजी में क्या होता है, जो टॉप है इसके अंदर ASD और जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है? ASD और जुड़ जाता है, तो पेंटालॉजी होता है, ठीक है ना। दूसरी बात करें तो यहाँ पर इस तरीके से अगर हमारा जो आंसर रहने वाला है वो आंसर है हमारा एट्रियल सेप्टम डिफेक्ट। कौन सा आता है? एट्रियल टॉप के अंदर एट्रियल सेप्टम डिफेक्ट नहीं आता है, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं और बता देता हूँ कि ये कंडीशन कैसे डेवलप होती है। अगर किसी को नहीं समझ में आया है तो मैं यहाँ पर समझा देता हूँ। ये हर्ट है, क्या है? इस तरीके से हर्ट होता है। और देखो ये इसको बोलते हैं एट्रियल सेप्टम डिफेक्ट, और ये जो है ये क्या होता है? वेंट्रिकुलर सेप्टम डिफेक्ट। समझ लीजिए क्या है वेंट्रिकुलर, ठीक है। ये वेंट्रिकल सेप्टम है, ये एट्रियल सेप्टम है। इसके अंदर जब प्रॉब्लम होती है, क्या होती है? जब इसके अंदर क्या होती है? प्रॉब्लम होती है। किसके अंदर? इस थोड़ा सा समझ लीजिए। हाँ, तो इसके अंदर जब प्रॉब्लम होती है, इस सेप्टम के अंदर प्रॉब्लम होती है, यहाँ पर प्रॉब्लम है, इसको हम क्या बोलते हैं? वेंट्रिकुलर सेप्टम डिफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको? BSD, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या है, अरोटा जब यहाँ से निकले, कहाँ से निकले? ये जो डिफेक्ट है उसके ऊपर से जब अरोटा निकले, ओवर राइडिंग ऑफ अरोटा यहाँ से निकले, उसको क्या बोलते हैं? ओवर राइडिंग ऑफ अरोटा। तीसरा क्या होता है? पल्मोनरी स्टेनोसिस। पल्मोनरी का जो होल है वो क्या होता है? स्टेनोसिस होता है, जिसकी वजह से यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ब्लड नहीं जाता है, तो प्रेशर कहाँ पर पड़ता है? राइट एट्रियम के अंदर। राइट वेंट्रिकल जो है वो कहाँ, उस पर क्या है? प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी जो ले जाती है ब्लड वो स्टेनोसिस हो जाती है, नैरो हो जाती है, तो उसके अंदर ब्लड नहीं जाता। अब उसके अंदर ब्लड नहीं, एक तो सेप्टम में प्रॉब्लम है तो इधर ब्लड नहीं जाने के बजाय इधर ही रह जाता है, पहली बात। दूसरा क्या है? पल्मोनरी स्टेनोसिस है, ब्लड नहीं जाता है, स्टेनोसिस होने की वजह से तब भी ब्लड यहीं रहता है, और जब ब्लड ज्यादा यहाँ पर रहेगा तो यहाँ पर प्रेशर ज्यादा पड़ता है। ज्यादा पड़ने की वजह से इस राइट वेंट्रिकल का जो साइज है वो क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। फिर कंडीशन हो जाती है राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। तो ये सब चीजें जो है किसके अंदर देखने को मिलती है? टॉफ के अंदर देखने को मिलती है, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा अच्छे से कि टॉफ क्या होता है, ठीक है ना। हाँ, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट आर मेंटेन टू, रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट जो पेशेंट का होता है उसको मेंटेन किसके द्वारा किया जाता है। पहला लिखा है इम्प्रूव पेशेंट केयर, दूसरा है असेस दी ट्रीटमेंट नीड। तो देखो असेस दी ट्रीटमेंट नीड के बारे में अगर मैं बताऊं तो पेशेंट का जो ट्रीटमेंट है, पिछला जो ट्रीटमेंट चल रहा है, ठीक है ना, उसी ट्रीटमेंट के आधार पर भी ट्रीटमेंट को असेस कर लिया जाता है, ठीक है ना। तो ये तो नहीं रहने वाला है। अवॉइड डुप्लीकेशन इफेक्ट, ये भी नहीं है। अवॉइड ऑडिट ऑब्जेक्शन, ये नहीं है। इंप्रूव पेशेंट केयर की वजह, किसके लिए, इंप्रूव पेशेंट की केयर करने के लिए क्या किया जाता है, रिपोर्ट एंड रिकॉर्ड को क्या किया जाता है, मेंटेन किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आंसर रहने वाला है वो है हमारा आंसर ए, हमारा आंसर यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए 27 ईयर ओल्ड वुमेन इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, समझ लीजिए अच्छे से। एक 27 ईयर की वुमन है, हॉस्पिटल के अंदर क्या हुई है, एडमिट हुई है, और उसके अंदर क्या देखने को मिल रहा है हमें, स्पॉटिंग वेजाइनल, क्या देखने को मिलता है, स्पॉटिंग पर वेजाइना, क्या देखने को मिल रहा है, स्पॉटिंग पर वेजाइना, मतलब ब्लीडिंग का स्पॉट देखने को मिल रहा है वेजाइना के थ्रू, बट नो पेन, पेन भी नहीं है। हर हिस्ट्री रिवेल 2 मंथ, और ये जो हिस्ट्री है ये क्या है, 2 मंथ है। 2 मंथ से क्या है, उसको एमनोरिया है, क्या है, 2 मंथ से क्या है, उसको एमनोरिया है। कंडीशन ये समझ में आई कि एक फीमेल है जो प्रेग्नेंट थी, 2 मंथ से एमनोरिया था, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आ रहा था, मतलब प्रेग्नेंट थी। एंड कंफर्म, देखो आगे यही लिखा है, एंड कंफर्म्ड प्रेगनेंसी, और प्रेगनेंसी क्या थी, कंफर्म थी। आफ्टर फर्स्ट मिस्ड मेंस्ट्रुअल पीरियड सी इज सस्पेक्टेड टू बी केस ऑफ अबॉर्शन, और अभी जो सस्पेक्टेड केस देखने को मिल रहा है वो क्या है, अबॉर्शन का है। क्योंकि मैं समझा देता हूं, अबॉर्शन, विच टाइप ऑफ अबॉर्शन सस्पेक्टेड। क्वेश्चन को समझते हैं सबसे पहले, क्वेश्चन को इस तरीके से समझिए, क्वेश्चन समझना ही आधा हमारा हल हो जाता है। तो 27 ईयर की फीमेल है, और फीमेल क्या है, 2 महीने से क्या है, एमनोरिया है, क्या है, एमनोरिया है, मेंसेस उसको नहीं आया। जब उसको मेंसेस नहीं आया तो उसने क्या किया है, प्रेगनेंसी क्या किया, टेस्ट किया, टेस्ट क्या है, पॉजिटिव है, मतलब क्या है, फीमेल क्या है, प्रेग्नेंट है। उसके बाद 2 महीने के बाद, किसके बाद, 2 मंथ के बाद उसको क्या देखने को मिल रही है, ब्लीडिंग देखने को मिल रही है। और जब ब्लीडिंग देखने को मिल रही है तो क्या है वो, अबॉर्शन है, क्या है वो, अबॉर्शन है, स्पॉटिंग ब्लीडिंग देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर यही पूछा गया है कि कौन सा अबॉर्शन उसको सस्पेक्ट करेंगे अगर ऐसा देखने को मिल रहा है। तो पहला है मिस्ड अबॉर्शन। मिस्ड अबॉर्शन की बात करें तो मिस्ड अबॉर्शन के अंदर क्या होता है, फीमेल को पता ही नहीं चलता है। मिस्ड अबॉर्शन में फीमेल जो है उसको पता ही नहीं चलता है कि अबॉर्शन कब हो गया, खत्म हो जाता है, ठीक है ना। तो ये तो नहीं रहेगा। दूसरा अगर हम बात करें थ्रीएटनेट अबॉर्शन की बात, देखो थ्रीएटनेट अबॉर्शन का मतलब होता है धमकी। अगर मैं हिंदी में समझाऊं तो इसका मतलब क्या होता है, धमकी देना। मतलब एक फीमेल है, फीमेल को क्या हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है, क्या हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है। मतलब उस, अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है और उस फीमेल को वेजाइना के थ्रू हमें ब्लड देखने को मिले, ठीक है ना, तो वो जो ब्लड है वो क्या दे रहा है, एक धमकी दे रहा है कि अगर आपने कुछ शर्तों के साथ डॉक्टर को नहीं दिखाया या रेस्ट के साथ अगर आप नहीं रहे तो क्या हो जाएगा, अबॉर्शन हो जाएगा। तो थ्रीएटनेट अबॉर्शन जो है इसके अंदर क्या होता है, ब्लीडिंग हो रही है, क्या होती है, ब्लीडिंग हो रही है, और इसमें अबॉर्शन कंप्लीट नहीं होता है। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको रेस्ट की सलाह देता है और सेक्सुअल इंटरकोर्स ना करें, रेस्ट करें कुछ शर्तों के साथ, अगर आप प्रेगनेंसी को कंटिन्यू कर सकें तो थ्रीएटनेट अबॉर्शन के अंदर प्रेगनेंसी को क्या किया जा सकता है, कंटिन्यू किया जा सकता है। उसको क्या बोला जाता है, थ्रीएटनेट अबॉर्शन। दूसरा बात करते हैं इनवाइटेबल अबॉर्शन की। अगर हम बात करें तो इनवाइटेबल अबॉर्शन की वो प्रोसेस होती है जिसके अंदर अब हम प्रेगनेंसी को आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते। मतलब इसके अंदर क्या होता है, पेन होता है, और यहां पर क्या लिखा है, नो पेन, पेन नहीं है। लेकिन इनवाइटल अबॉर्शन के अंदर क्या होता है, पेनफुल होता है। कैसे होता है ये, पेनफुल होता है, तो ये भी हमें देखने को नहीं मिलेगा। इनकम्प्लीट अबॉर्शन, कुछ हो गया कुछ नहीं है, तो इसमें भी हमें पेन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, पेन देखने को मिलता है। और इसके अंदर अगर हम बात करें तो वो हमें देखने को मिलेगा, वो है थ्रीएटनेट अबॉर्शन। कौन सा है, थ्रीएटनेट अबॉर्शन जो है उसके अंदर ये कंडीशन हमें देखने को मिलेगी, ठीक है ना। दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थ्रीएटनेट अबॉर्शन, इनवाइटेबल अबॉर्शन। समझ लीजिए थ्रीएटनेट का मतलब धमकी देना। अबॉर्शन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है लेकिन कंप्लीट अबॉर्शन नहीं होता है। कुछ शर्तों के साथ आप प्रेगनेंसी को रेस्ट के साथ कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन इनवाइटेबल अबॉर्शन के अंदर क्या होता है, अब आप प्रेगनेंसी को कंसीव आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, आपको अबॉर्शन कराना ही पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ, तो इसका आंसर क्या है, वो है थ्रीएटनेट अबॉर्शन में क्या है, ब्लीडिंग देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है, स्पॉटिंग, थोड़ी बहुत ब्लीडिंग देखने को मिल रही है, और आप जब डॉक्टर को दिखाओगे तो आप प्रेगनेंसी को क्या कर सकते हो, कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ए प्रेग्नेंट वुमन ड्यूरिंग फर्स्ट एंटीनेटल विजिट शी हैज 2 year old सन। देखो पहले ही लिखा है कि क्वेश्चन किसका है, क्वेश्चन किसका है, तो क्वेश्चन है जी टी पाल। किसका क्वेश्चन है, जी टी पाल का क्वेश्चन पूछा गया है जी, है ना। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं फिर समझेंगे। ए प्रेग्नेंट वुमन ड्यूरिंग फर्स्ट एंटीनेटल विजिट शी हैज 2 year old सन। उसका क्या है, 2 साल का बेटा है जो कब पैदा हुआ था, 14 वीक पर पैदा हुआ था। ए 5 year old डॉटर, 5 साल की डॉटर है जो पैदा हुई थी कब, 38 वीक पर पैदा हुई थी। एंड 7 year old ट्विंस डॉटर, और 7 साल की क्या है उसके ट्विंस डॉटर भी हैं जो कब पैदा हुए थे, 35 वीक पर पैदा हुए थे। 3 year ago he had a spontaneous abortion, और 3 साल पहले उसको क्या हो गया था, एक अबॉर्शन हो गया था। इन 10 वीक कब हुआ था, 10 वीक ऑफ गेस्टेशन। यूजिंग द जीटी पाल फॉर्मेट विच करेक्ट डॉक्यूमेंट्स। जीटी पाल फॉर्मेट का कौन क्वेश्चन है आपको समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आपको इस जीटी पाल के बारे में पता होना चाहिए कि जीटी पाल के जो 5 कैरेक्टर हैं इनका मतलब क्या होता है। जी का मतलब होता है ग्रेविडा, जी का मतलब क्या होता है, ग्रेविडा, और ग्रेविडा का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रेगनेंसी। क्या होता है, नंबर ऑफ प्रेगनेंसी। मतलब एक फीमेल है, जो फीमेल क्या हुई है, जितनी भी बार प्रेग्नेंट हुई है, चाहे वो 1 महीने प्रेग्नेंट रहे, चाहे वो 2 महीने प्रेग्नेंट रहे, कभी भी जितनी बार भी फीमेल प्रेग्नेंट हुई उसको क्या बोलते हैं हम, ग्रेविडा। क्या बोलते हैं उसको, ग्रेविडा। दूसरा मतलब होता है टी, टी का मतलब होता है टर्म, टी का मतलब क्या होता है, टर्म प्रेगनेंसी, ठीक है ना। और पी का मतलब होता है प्री टर्म प्रेगनेंसी, पी का मतलब क्या होता है, प्री टर्म प्रेगनेंसी। ए का मतलब क्या होता है, अबॉर्शन, ए का मतलब क्या होता है, अबॉर्शन होता है। और एल का मतलब होता है लाइव बेबी, अभी उसके कितने लाइव बेबी हैं। तो इन 4 कैरेक्टर का मतलब ये होता है, ठीक है ना। यहाँ पर हम क्वेश्चन को समझते हैं कि इसका आंसर क्या रहने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पर हम पहले लिख लेते हैं जी टी पाल लिख लेते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए कि फीमेल प्रेग्नेंट कितनी बार हुई है, भाई हमें ग्रेविडा देखना है। सबसे पहले क्या देखना है, ग्रेविडा। ग्रेविडा का मतलब ये है कि फीमेल प्रेग्नेंट कितनी बार हुई थी। तो देखिए ए प्रेग्नेंट वुमन ड्यूरिंग द फर्स्ट एंटीनेटल विजिट, तो याद रखिए जब वो एंटीनेटल विजिट पर पहली बार आई है तो पहली बार प्रेग्नेंट यहाँ पर हो गई है। इसको हम ब्लैक कलर से डिनोट करते हैं, येलो कलर से, ठीक है ना। तो पहली बार प्रेग्नेंट वो यहाँ पर हो गई। दूसरी बात करें, सी हैज 2 year old सन, और जब 2 साल का बेबी उसको पैदा हुआ था एक बार, तब वो प्रेग्नेंट हुई है, तो 2 यहाँ पर आ गया, ठीक है ना। तीसरी बात करते हैं 40 वीक 5 year old डॉटर, और 5 year-old डॉटर मतलब 5 साल की डॉटर है, तब भी तो प्रेग्नेंट हुई थी। तो एक बार प्रेग्नेंट वो कहां पर हुई थी, यहाँ पर हुई थी। तीसरी बार प्रेग्नेंट यहाँ पर हुई है, ठीक है ना। अच्छा, एंड 7 year-old डॉटर, और एक 7 year-old डॉटर है, तब भी प्रेग्नेंट हुई थी। तो यहाँ पर कितनी बार प्रेग्नेंट हो गई, वो 4 बार प्रेग्नेंट हो गई। इन 35 वीक एंड 3 year ago had a spontaneous abortion, और 3 साल पहले एक अबॉर्शन हुआ है, तब भी प्रेग्नेंट हुई थी। तो ये कौन सी है, 5वीं बार फीमेल जो है वह क्या हुई है, प्रेग्नेंट हुई है, ठीक है ना, यूजिंग द जीटी पाल फॉर्मेट। तो अब हमने देखा कि फीमेल जो प्रेग्नेंट हुई है वो कितनी बार हुई है, 5 बार। अब देखिए मैं आपको फिर बता देता हूं कि 5 बार कब कब हुई है। देखो यहाँ पर 5 बार कब कब प्रेग्नेंट हुई है, देखिए जी को देख रहे हैं, 5 बार प्रेग्नेंट कब कब हुई है देख लीजिए, ठीक है। तो देखो पहली बार प्रेग्नेंट एंटीनेटल विजिट पर आई है, एंटीनेटल विजिट जब भी आती है प्रेग्नेंट हो जाती है, पहली विजिट, पहली बार प्रेग्नेंट, ठीक है ना। दूसरी 2 year-old सन, 2 साल का बच्चा है, दूसरी बार तब हुई थी, ठीक है ना। 5 year-old डॉटर, तीसरी बार यहाँ पर हुई है, ठीक है ना। 7 year-old डॉटर, चौथी बार यहाँ पर हुई है, ठीक है ना। और 3 year अबॉर्शन, और 5वीं बार यहाँ पर हुई है। इन 5 बार तो क्या हुई है, वो प्रेग्नेंट हुई है। तो जी कितने हो गए हमारे यहाँ पर, 5। जी कितने हो जाते हैं, 5 हो जाते हैं। जी में कितना आएगा हमारा, 5 आएगा, ठीक है ना। तो जी, तो देखो यहाँ पर आप क्वेश्चन निकालो, जी में 4 आ रहा है, गलत, जी में 4 आ रहा है, गलत। अब हमारे 2 ही बचे हैं, यही सही हो सकते हैं कि जी 5 है, जी 4 लिखे हो, तो यही गलत हो गए। नेक्स्ट बात करते हैं, टर्म की बात करते हैं कि टर्म बेबी, टर्म का मतलब होता है जो भी 37 वीक से लेकर के 42 वीक के बीच में क्या हुए हैं, पैदा हुए हैं, उसको क्या बोलते हैं, टर्म। अब टर्म देखते हैं यहाँ पर, फर्स्ट जब आई है, ठीक है ना, शी हैज ए 2 year-old, जब उसका सन है वो कब पैदा हुआ था, 40 वीक पर पैदा हुआ था, मतलब इसके बीच में हुआ है। तो एक टर्म तो ये हो गया, ठीक है ना, एक टर्म ये हो गया, चल ठीक है। 5 year-old डॉटर है, वो 38 वीक पर पैदा हुई थी, तो दूसरा टर्म ये हो गया क्योंकि टर्म पैदा हुआ है। ए 7 year-old डॉटर बोर्न इन 35 वीक, तो 35 वीक पर हुई है, ये प्री टर्म है। क्या है ये, प्री टर्म है। तो टर्म कितने हुए, अभी 2 हुए, ठीक है ना। तो टर्म जो है वो हमें कितने देखने को मिल रहे हैं, हमें
टर्म जो है वो कितना देखने को मिल रहा है हमें, 2 देखने को मिल रहे हैं। टर्म देखने को मिल रहे हैं कौन से, जो एक तो 40 वीक पर पैदा हुआ है वो टर्म हुआ है, दूसरा 38 वीक पर पैदा हुआ है वो टर्म हुआ है, ठीक है ना। तो टर्म कितने, 2। 35 पर पैदा हुआ है वो प्री टर्म है, तो वो प्री टर्म आएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर अबॉर्शन हो गया था 10 वीक पर हो गया था, टर्म तो नहीं, तो टर्म कितने आएंगे, 2, ठीक है ना। तो टी में 2 कहाँ पर है, तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। आगे चलते हैं, दोनों ही आगे चल रहे हैं, 2 तो पहले ही गलत हो गए, ये और ये। नेक्स्ट पूछा गया है प्री टर्म कितने हैं, तो देखो जब 2 टर्म हुए हैं, एक प्री टर्म है, एक प्री टर्म है, ठीक है ना। तो प्री टर्म कौन सा है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें तो प्री टर्म कौन सा है, एक प्री टर्म है, कौन सा, ये प्री टर्म है, एक प्री टर्म है, 2 प्री टर्म नहीं है, ठीक है ना। तो प्री टर्म जो है वो कौन सा है, एक है, ठीक है ना, 2 नहीं है। तो अगर हम बात करें तो हमारा आंसर यहाँ पर ये निकल के आ जाता है वैसे, ठीक है ना, क्योंकि ये गलत हो गया यहाँ पर। तो आगे और बात कर लेते हैं, अबॉर्शन कितने हुए उसके, तो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन 10 वीक, तो अबॉर्शन कितने हुए उसका, एक ही अबॉर्शन हुआ है, तो अबॉर्शन कितना आ गया, 1 आ गया। लाइव बेबी कितने हैं उसके, तो देखो अब दिक्कत क्या आती है कि 7 ईयर ओल्ड ट्विंस डॉटर, अब लाइव बेबी की बात कर लेते हैं फिर इसको समझा देता हूँ, ठीक है ना। तो 2 ईयर ओल्ड 40 वीक, ठीक है ना। तो देखो बॉर्न 40 वीक पर, एक तो ये लाइव है उसका, 5 ईयर पर डॉटर सन, एक ये है 2, ठीक है ना। 7 ईयर ओल्ड डॉटर 35 वीक, तो एक ये है 3, ठीक है ना, तो 3, ठीक है ना। और स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, ठीक है ना, तो ये 2 पैदा हुए उसके, तो कितना हो गए, 4। देखो एक ये रहा उसका जिंदा, एक डॉटर ये रही, और 2 ये हुए हैं, ठीक है ना। तो कितने उसके, 4। तो लाइव कितने हैं उसके, लाइव है उसके 4, अबॉर्शन है उसका 1, और प्री टर्म है उसके कितने, 1, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर रहने वाला है, तो 5 2 1 1 4, 5 2 1 1 4, तो ये हमारा आंसर यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है ना। यहाँ पर गलती क्या होती है, और ये होती है 7 ईयर ओल्ड ट्विंस डॉटर, ट्विंस डॉटर तो पैदा हुई है, ठीक है ना, और कब पैदा हुई है, 35 वीक पर। अब देखो 35 वीक पर पैदा हुई है, ट्विंस डॉटर पैदा हुई है, तो वहां पर प्री टर्म प्रेगनेंसी तो एक ही थी, बच्चे चाहे उसके 2 हैं, तो वो हमने लाइफ में 2 गिन लिए, लेकिन प्रेगनेंसी क्या रहती है प्री टर्म में, तो एक ही है, तो यहाँ पर काउंट जो होगा वो क्या होगा, एक ही प्रेगनेंसी काउंट होगी, तो प्री टर्म में क्या आएगा, एक ही आएगा। इसमें बहुत सारे बच्चे क्या कर देते हैं, गलती कर देते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन सेशन जो है हमारा वो अच्छा लगा होगा, और आप इसी तरीके से टारगेट नर्सिंग कोचिंग क्लासेस का जो चैनल है आप पर जुड़ते रहिए, और बहुत ही अच्छे टॉपिक, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन जो है वो हम आपके साथ डील करते रहेंगे, और आप आरआरबी और आने वाली नोट सेट जो है, ठीक है ना, उसकी तैयारी कीजिए। अगर आप ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो टारगेट टीएनसी इंदौर की जो कोचिंग है, ठीक है ना, बेस्ट नर्सिंग कोचिंग क्लासेज है, बहुत अच्छे स्टूडेंट का यहाँ पर एक इन्वायरमेंट है जो चल रहा है, पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा बैच यहाँ पर चल रहा है। तो जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं तो टारगेट नर्सिंग कोचिंग क्लासेस इंदौर की ज्वाइन कर सकते हैं। अगर पीएनएसटी का बैच भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर पीएनएसटी का बैच भी स्टार्ट है, तो जो भी बच्चे पीएनएसटी का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।